दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि निपुण असेसमेंट टेस्ट फर्स्ट होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी सावधानियां, बहुत सारे नियम उनका पालन करना है। तो उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे, या हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसको शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराना है ये परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 3 माह पे ये परीक्षा आयोजित की जानी है। ये त्रैमासिक परीक्षा है और ये परीक्षा कक्षा 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों की कराई जानी है। तो ये जो परीक्षा होनी है, तो आप लोग भी जानते हैं कि परीक्षा से पूर्व तैयारी ये है कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति हो। इसके लिए ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से ज़्यादा ये जागरूकता कहाँ से आएगी? तो एक तो डोर टू डोर संपर्क हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारी जो पीटीएम है या एसएमसी की बैठक हैं, आप परीक्षा तिथि से पहले, परीक्षा तिथि चूँकि मॉडल मंडल के रूप में हमारे जो है अयोध्या मंडल और लखनऊ मंडल को सिलेक्ट किया गया है, और लखनऊ मंडल में पहले परीक्षा हो रही है, उसके बाद अयोध्या मंडल में, और हमारा भी जिला अयोध्या मंडल में आता है। तो जब ये परीक्षा होनी है तो इससे पहले हम प्रत्येक विद्यालय अपने जो है एसएमसी की बैठक कर लें। अब ये अलग बात है कि बुधवार को प्रथम बुधवार को एसएमसी की बैठक की जाती है, तो ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उस महीने फिर दूसरी बैठक नहीं कर सकते। तो आप एसएमसी की बैठक कर लें, एसएमसी के लोगों को बता दें, जिससे वो जा करके गाँव में जागरूक कर दें कि मोहल्ले मोहल्ले तक ये खबर पहुंच जाए कि इतने तारीख को 20 तारीख को हमारी नेट का या नेशनल असेसमेंट टेस्ट या जो निपुण असेसमेंट टेस्ट है वो होने वाला है। तो नेशनल जो निपुण असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, तो इससे उपस्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो जाएंगे। तो उपस्थिति के प्रयास है तो ये बैठक पहले कर लेनी है। अब ये आते हैं कि हम लोग ये परीक्षा कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे, किस प्रकार से कराएंगे और कैसे क्या करना होगा। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों को पता ही है कि ये परीक्षा कब होनी है, 20 तारीख को होनी है, और ये 2 शिफ्टों में परीक्षा होनी है। 2 तरह से इस परीक्षा का है। एक तो परीक्षा 1 से लेकर के 3 तक की है, और दूसरा ये है कि आपकी 4 से लेकर के और 8 तक की है। तो 1 से 3 की जो परीक्षा हमारी है वो जो है 9:30 बजे प्रातः शुरू होगी। तो 1 से 3 की जो 9:30 बजे प्रातः शुरू हो रही है, उसमें आपने शासनादेश में देखा होगा कि उसके आगे ये नहीं लिखा गया है कि कितने बजे ख़त्म होगी। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी जो है हमारी परीक्षा जो शुरू हो रही है 4 से 8 की, वो 12:30 से शुरू हो रही है और 2 बजे तक चलने वाली है। ये जो है आपकी परीक्षा का शेड्यूल है कि जो 20 तारीख को होने वाला है। और परीक्षा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो 3 चीज़ों पे बात करें, फोकस करें, और 3 ही चीज़ों पर ये पूरी परीक्षा केंद्रित है। एक का आपका है क्वेश्चन पेपर्स, और एक है OMR शीट, और तीसरा है सरल ऐप। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या और कैसे एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं, किस प्रकार से कोरिलेशन है इनमें, किस प्रकार से वो होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन पेपर मिलेगा कहाँ से, बनाएगा कौन, कैसे आएगा? क्वेश्चन पेपर जिले से आएगा ब्लॉक से पर्यवेक्षक के माध्यम से आपके विद्यालयों को जाएगा। जिस दिन परीक्षा होगी पर्यवेक्षक लेकर के जाएंगे, तो क्वेश्चन पेपर पर्यवेक्षक को लेकर के जाना है। और उसके बाद में जब क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में पहुंचेगा, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले, जो टाइमिंग होती है, जो शेड्यूल होता है, उसके 15 मिनट पहले ओपन किया जाएगा और लिफाफे के एनवेलप के ऊपर लिखा जाएगा कि मेरे सामने खोला गया, और उस पर पर्यवेक्षक सिग्नेचर करेंगे। पर्यवेक्षक या केंद्र व्यवस्थापक जो भी
हैं तो वो साइन करेंगे और उनके सिग्नेचर के बाद प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक जो उपस्थित होंगे वहाँ पे, वो सभी लोग उस पे सिग्नेचर करेंगे। ये आपका प्रश्न पत्र का वो है। ये प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा और ये पर्यवेक्षक के द्वारा जाएगा। उसके बाद में आता है OMR सीट। OMR सीट भी पर्यवेक्षक लेके जाएंगे। OMR सीट भी पर्यवेक्षक के साथ जाएगी। OMR सीट देखिए, OMR सीट में 2 तरह की OMR सीट होगी। 1 से 3 के लिए OMR सीट और 4 से 8 तक के लिए, कक्षा 4 से 8 तक के लिए OMR सीट। तो दोनों OMR सीट में अंतर होगा, इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार की OMR सीट, अभी हम लोग उस पर भी बात करने वाले हैं। तीसरा है सरल ऐप। पहले इस पे बात कर लेते हैं। सरल ऐप का वीडियो आपके सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार से आप लोग ने देखा होगा, कैसे उसको वो करना है, कैसे डाउनलोड करना है, किस प्रकार से करना है, उस पर हम लोग नहीं बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सरल ऐप क्या है, किस लिए है। तो आप ये समझ लीजिए, सरल ऐप ये मूल्यांकन के लिए ही बना हुआ है। पूरी तरह से मूल्यांकन, मतलब जो हमारा एवोल्यूशन है, मूल्यांकन हम लोग पहले से करते आए हैं। एवोल्यूशन अब हमारा ऑनलाइन होगा, मतलब दिखेगा कि एवोल्यूशन जो हुआ, हमारा जो मूल्यांकन हुआ वो किस बच्चे का किस स्तर पे है। तो सरल ऐप इसलिए बनाया गया है। और एक चीज़ और बता दें कि सरल ऐप केवल ये नहीं है कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपना केवल, या प्रधानाध्यापक केवल अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करेंगे। ये सभी को करना है, चाहे इंचार्ज होंगे या सहायक होंगे या प्रधानाध्यापक होंगे। ये सभी लोग जो है सरल ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। सरल ऐप डाउनलोड करने के बाद सबको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर किए गए हैं। तो ये एक कंपलसरी होगा कि हम यूजर आईडी और पासवर्ड उसमें डाल करके उसको ओपन कर लेंगे, और एक प्रमाण पत्र भी देना होगा कि हमने, सभी लोगों ने सरल ऐप डाउनलोड कर लिया है विद्यालय के सभी। ये प्रधानाध्यापक के तरफ से जाएगा। तो ये सरल ऐप डाउनलोड करना है यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। तो इस कैसे करना है इसका मैंने कहा ना कि वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जनरली मैं बता दूं, प्ले स्टोर पे जाएंगे और जो आप वहाँ पर सरल ऐप जैसे डालेंगे तो टेक्नोसिस सर्विस लिख करके आ रहा होगा, सरल ऐप टेक्नोसिस सर्विस, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में फिर वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, तो उसको देख लीजिए। जो आपको अलॉटमेंट है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, जो आपके ब्लॉग पे भी शेयर किया जा रहा है विद्यालयों की, तो उसको डाल करके और पहले से ही आश्वस्त हो लीजिए, चेक कर लीजिए। ये नहीं कि उसी दिन डाल करके देखें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रही है तो ये इशू ना होने पाए। ये पहले से आप सभी लोग आश्वस्त हो ले। तो इसको जो है आप देख लीजिए कि ये सरल ऐप जो है आपने वो कर लिया है। तो ये एक चीज़ ये कि सरल ऐप पे आपको ये करना है। उसके बाद में फिर जब हमारी परीक्षा में क्या क्या नियम हैं, क्या किस तरीके से कराना है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न करानी है। शुचितापूर्ण से आप समझ रहे हैं, नकल विहीन परीक्षा होनी है। बहुत सारे प्रकार के विभागीय स्कॉट और जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से तमाम प्रकार के अधिकारियों को लगाया गया है उसके लिए, और आवश्यकता पड़ने पर फोर्स को भी लगाया गया है। तो वो जो है सभी लोग की परीक्षा जो है नकल विहीन हो, शुचितापूर्ण हो, और बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चल सके कि बच्चा वास्तव में किस लेवल पे है। तो इस लेवल को चेक करने के लिए इस पे जो है वो किया गया है। तो ये टीम भी मूव करेंगी उस दिन, मोबाइल टीम्स या स्क्वाड या ये लोग भी मूव करेंगे और देखेंगे परीक्षा। तो परीक्षा का माहौल जो होना चाहिए वो शुचितापूर्ण होना चाहिए, बेतरतीब ना हो। बच्चे एक क्रमबद्ध तरीके से बैठे हों, बच्चों में उचित डिस्टेंस हो, दूरी हो, इनका पालन किया जा रहा, हाउस पॉस की स्थिति ना क्रिएट हो। तो ये तो सामान्य नियम है कि इनमें जो है आप लोगों को इस तरह से करना है। दूसरा ये है, परीक्षा में सिर्फ ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है। तो ब्लैक पेन का यूज करना है अमूमन सभी बच्चे, चूँकि 1 से 3 तक का तो अध्यापक को करना है, तो कोई बात नहीं करनी है उस पर। लेकिन 4 से 8 तक के बच्चों को करना है, तो बच्चों को करना है तो इसके लिए ये है कि सभी बच्चों के पास ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। और ये ना हो
कि कोई स्केच से लेकर के उस पे गोला कर रहा है, कोई ब्लू पेन से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, तो वो सब इनवैलिड हो जाएगा, सब गलत है, वो प्रोसेस गलत है। तो आप इसको पहले से फोकस कर लें। बच्चों को इतना ज़्यादा पहले से, आप मान लीजिए कि आपके पास 2 दिन है, तो 2 दिन 3 दिन जो भी है, आप केवल इस पर प्रैक्टिस कराइए कि बच्चा गोला कैसे लगाएगा, कैसे करेगा, बोर्ड पे कर करके सिखाइए कि कैसे करना है, बाहर नहीं जाना है, इस तरीके से। तो आप उसको पूरा कर करके 4-4 गोला बनाइए, 4 गोले से ज़्यादा नहीं, ABCD 4 गोले बनाइए, उस पे गोले को कैसे करना है, और करके ऐसा नहीं करना है कि अगल बगल वाले को क्रॉस लगा देना है, उनको ऐसे ब्लैंक छोड़ना है, जो सही है उसी पे गोला लगाना है सिर्फ। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी तरह से बच्चों के साथ बहुत बार बार कर लीजिए, जिससे बच्चे पूरी तरह से उस चीज़ को सीख लें। तो एक ये चीज़ें हैं कि आप बच्चे से सामान्य रूप से ये सारी चीज़ें गोले पे गोला लगाना और इन पर चर्चा कर लें। अब ये आता है कि पेन बच्चों के पास हो सकता है सारे बच्चों के पास पेन ना हो या ना खरीद सके, या गार्जियन इतना ध्यान ना दें कि वो पेन वो करे। इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया है, शासन ने डिसीजन लिया है कि 4 से जो 8 तक के बच्चे हैं उनके पास बॉल पॉइंट पेन हो, तो इसके लिए 5 रुपया SMC से एक पेन खरीदने के लिए व्यय करने के लिए कहा गया है। तो प्रत्येक बच्चे को आप पेन पहले से खरीद करके रख लें, प्रत्येक बच्चे को पेन उपलब्ध करा दें। तो एक ये चीज़ें हो गई कि आप इस तरीके से कर लेंगे। अब फिर आते हैं हम 1 से 3 तक की परीक्षा पे, कि 1 से 3 तक की परीक्षा हम कैसे कराएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 से 3 तक के बच्चों की परीक्षा, बच्चे उस पे गोला नहीं लगाएंगे, बच्चों को राइटिंग में कुछ नहीं करना है, बच्चों को लिखने में कुछ नहीं करना है। 1 से 3 तक की जो परीक्षा होनी है वो कैसे होनी है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 से 3 तक की परीक्षा कराने के लिए सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग ये जान लें कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर ये जरूरी नहीं है कि 1 से 3 तक के अगर हमारे 20 बच्चे नामांकित हैं एक में, तो हमको 20 क्वेश्चन पेपर मिले हों, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता हमको 2 मिले हों। या कक्षा 2 में हमारे 40 बच्चे हैं तो हो सकता है 3-4 मिले हों, या 3 में हमारे 20 बच्चे हैं तो हमको 1-2 मिले हों। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बच्चों के संख्या के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर मिले हों। तो वो क्वेश्चन पेपर सिर्फ इसलिए है कि क्वेश्चन पेपर लेंगे, उसके बाद सिस्टमैटिक ढंग से बच्चों की एक, मैंने बताया कि सरल ऐप जब आप ओपन करेंगे, सरल ऐप में प्रत्येक बच्चे की यूनिक आईडी शो हो रही है। यूनिक आईडी ये 9 डिजिट की यूनिक आईडी है। तो ये 9 डिजिट की यूनिक आईडी, बच्चे का नाम लिख लीजिए, नाम एक रजिस्टर बना लें कक्षा 1 से 3 तक का, कक्षावार, और उसके बाद में उसकी यूनिक आईडी, उसका नाम लिख लें, जिससे ये ना हो कि बार बार आपको ऐप खोल करके उसमें देखना पड़े और इधर उधर यूनिक आईडी हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उस बच्चे का रिकॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप पहले से कर लें। एक दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी चीज़ आप लिखना ना चाह रहे हो, इतना ज़्यादा ना करना चाह रहे हो, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग, चूँकि सरल ऐप भी सीधे जुड़ा हुआ है प्रेरणा ऐप से, तो प्रेरणा पे जा करके बच्चों की यूनिक आईडी और नंबर सहित जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए और वहाँ से प्रिंट मार दीजिए, और आपको पूरी सूची आ जाएगी कक्षावार, और आप उसी के आगे काम करना शुरू कर दीजिए। आपके पास ऑन रिकॉर्ड वो सूची हो जाएगी। ये सूची पहले से बनी होनी चाहिए, जिससे बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को यूनिक आईडी बताई जा सके। नहीं तो ये ना हो कि बार बार खोल करके बच्चे की यूनिक आईडी बतानी पड़ रही है, तो आपका पूरा टाइम तो यूनिक आईडी बताने में ही जा रहा है। तो ये रजिस्टर बना हो, या आप जा करके प्रेरणा पोर्टल से सीधे निकाल सकते हैं। एक तरह पूरी तरह से आप जब सरल ऐप कर रहे हैं तो सरल ऐप खोल करके अभी से देख लें कि सरल ऐप पे सारे बच्चे हमारे हर कक्षा के शो हो रहे हैं, और शो होंगे भी, क्योंकि ये बच्चे वही बच्चे हैं जो प्रेरणा पे आपने फीड किया है। अगर कोई बच्चा डबल दिख रहा है तो उसको डिलीट मार दे, डबल दिख रहा है, इस समय ये प्रोसेस ओपन है तो आप उसको डिलीट कर दें। अगर बच्चे का नाम कट गया है तो डिलीट कर दें, शो नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिखाएगा कि इतने बच्चों में इतने बच्चे ही उपस्थित रहे। तो आप ये जो है देख लें, डबल हो रहा है या बच्चे का आपने नाम काट दिया है, कहीं अन्यत्र चला गया है, तो वो उस बच्चे को डिलीट मार दें। ये पूरी तरह से वो कर लें, यूनिक आईडी मेंटेन कर लें पूरी तरह से। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद
तब जब कक्षा 1 से 3 तक की आप परीक्षा कराएंगे तो आपको पता है कि इन बच्चों से आप एक एक बच्चे को कक्षा 1 का मान लिया शुरू करते हैं तो एक बच्चे को बुलाएंगे, बच्चा आएगा आपके पास। आने के बाद में आप बच्चे से पूछेंगे, सपोज दैट कि खरगोश बना हुआ है, फूल बने हुए हैं, पेन बनी हुई है, वो उसको क्या कहता है। अगर वो सारे मान लिया 4 ऑप्शन 4 चीज़ें हैं और चारों की पहचान कर ले रहा है तो आप आंसर, चूंकि आप तुरंत उत्तर तो जान ही जा रहे हैं कि बच्चे ने सही किया है या गलत किया है। तो जब वो कह रहा है कि जैसे पेन बनी है, वो कह दे रहा है कि नहीं ये क्या है, इस चित्र को पहचानते हो, और वो कह देता पेन है, तो आपने क्या माना, मतलब वो सही है। सही है ना। तो पहला क्वेश्चन यही था ना कि पेन पे कहा उसने सही है। तो जब सही उसने कहा पेन सही है तो पहला क्वेश्चन, चूंकि उसमें ABCD नहीं दिया होगा, पहला क्वेश्चन दिया होगा तो पहले क्वेश्चन के नीचे गोल कर दीजिए, गोला, मतलब उसने सही उत्तर दिया। अगर सही उत्तर नहीं दे पा रहा पेन को, वो कह देता है कि नहीं ये डंडी बनी हुई है, तो वो सही उत्तर सही पहचान नहीं है। तो सही पहचान नहीं है तो हम वहाँ कुछ क्रास व्रास का निशान नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे। यानी पहले का उत्तर वो नहीं दे पाया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाया, मतलब दे ही नहीं पाया उत्तर, तो उसको छोड़ देना है, हमें दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। और दूसरे का उत्तर अगर सही दे लेता है तो दूसरे क्वेश्चन पे ब्लैंक काला कर देना है, उसको डार्क कर देना है। ऐसे ही आप कक्षा 1 और 2 का प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी सीट अपलोड करनी है। तो प्रोसेस जब पूरा होगा तो इसमें देखिए जो OMR सीट मिल रही है आपको, तो OMR सीट पे एक सीट पे 8 बच्चे आते हैं जो कक्षा 1 से 3 तक की है। तो 8 बच्चे आते हैं, पहला बच्चे का नाम लिखा गया, उसके आगे यूनिक आईडी लिखी गई, उसके आगे क्वेश्चन नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसके बाद में आपको दूसरी OMR सीट लेनी है। तो 2 OMR सीट लेनी है, मान लिया आपके 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, इस तरीके से आप उसका भर लेंगे प्रत्येक बच्चे का डाटा। एक चीज और, मान लिया रोल नंबर 1 या यूनिक आईडी फर्स्ट जो है, जो आपने वो किया है, तो आपको इसमें कोई एब्सेंट प्रेजेंट नहीं करना है। OMR सीट में आपको सीधे जाना है, जैसे आपने पहला बच्चा लिया, जब सरल ऐप से आप खोल रहे हैं, मान लीजिए पहला बच्चा सुनीता है, तो सुनीता का सबसे पहले फीडिंग सरल ऐप पर दिखा रहा कक्षा 1 में। तो सुनीता आई है आज स्कूल, तो मैंने उसका जो है वो लिया, यूनिक आईडी उसकी भरी, यूनिक आईडी के बाद उसका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन का जो भी रिजल्ट रहा उसको मैंने उस पर भर दिया। भरने के बाद में सुनीता का काम फिनिश हुआ, सुनीता चली गई। अब अगला जो दिख रहा है सरल ऐप पर दूसरा बच्चा, वो रामधनी है। अब रामधनी जो है उस दिन स्कूल नहीं आया है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो ये नहीं करना है कि हम OMR सीट पर रामधनी चढ़ाएं, उसके बाद उस पर एब्सेंट करें, सारा छोड़ दें, कुछ नहीं करना है। आपको उसको रामधनी को नहीं चढ़ाना है, आपको सरल ऐप पर ही रामधनी को एब्सेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ एब्सेंट कर देना है, फिर आगे बढ़ जाना। तो एब्सेंट जैसे कर देंगे, रामधनी ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि एब्सेंट था उस दिन। फिर आगे जो है तीसरे नंबर पे हम आ जाएंगे, तीसरा जो बच्चा होगा। ऐसे ही क्रमशः हमको करना है, और करने के बाद फिर इसको आपको जा करके उसी ऐप पर एक चीज और भी मैं क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कक्षा 1 में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे हैं तो कुछ लोग करने लगे कि 6-6, एक OMR सीट पे 6 कर लेते हैं, दूसरे पे 6 कर लेते हैं, 6-6 12, और तीसरे पे 6 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं। इस तरह से कोई रेशियो बनाने लगे, ये नहीं करना है। आप बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, पहली सीट जब भर जाए यानी 8 बच्चे हो जाएं तो हमें दूसरी OMR सीट लेनी है। भले ही एक बच्चा, 9 बच्चे हैं तो आपको ये नहीं करना है कि एक पर 5 भर लें, दूसरे पर 4 भर लें, ये ना करिए। आपको 8 भरना, 8 भरिए, दूसरी सीट पर 1 बच रहा तो 1 का यूज करिए, और ना ही कक्षा 2 उसी पे शुरू करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर कक्षा के लिए फिर उसकी OMR सीट कक्षा 1 की खत्म जहाँ पे वो हो रहा है, उसके बाद कक्षा 2 शुरू करना है, फिर कक्षा 2 में भी ऐसे, 3 में भी ऐसे, इस तरीके से हम OMR सीट करेंगे। फिर जा करके उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, मतलब ये सभी को करना है, ये एक का काम नहीं है कि हेडमास्टर करेंगे या इंचार्ज करेंगे, ये सभी लोग करेंगे।
ये जो है आपके जो सहायक अध्यापक होंगे वो भी करेंगे, शिक्षा मित्र भी करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को हम लोग कर पाएँ। तो इसको करना है, उस पे ओपन होगा, उस पे जब ओपन होगा दिनांक आता है, वो आपके उस पे भरना होता है, दिनांक भरना होता है। फिर सेक्शन आता है, सेक्शन ऑलरेडी फीड होगा, उसमें आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन अब लगता है कि ABC क्या होगा, वो ऑलरेडी A होगा, ऑटो फीडेड है, वो ए फीड होकर के ही आएगा, नहीं आएगा तब भी ए फीड करिए, वो ए ही होगा। सेक्शन आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेक्शन वो आता है। दूसरा चीज़ है कि 1 से 3 तक का जब हम लोग असेसमेंट कर रहे होंगे, तो 1 से 3 में असेसमेंट में ये है कि हमारा जो असेसमेंट होगा वो निपुण पर आधारित होगा, निपुण पे, यानी निपुण का जो लक्ष्य है। तो आउटकम्स जो 3 महीने के जो आउटकम्स हैं, वो 3 महीने के आउटकम्स को जो है हम लोग उसका आउटकम्स कैसे प्राप्त करते हैं, ये उस पर आएगा। तो 3 महीने के आउटकम्स कैसे लेंगे, इसके लिए हम लोग जो है उस पर बात करेंगे। यानी आउटकम्स उस बच्चे को मिला है कि नहीं, निपुण लक्ष्य के जो 3 महीने के आउटकम्स हैं वो मिले हैं कि नहीं। तो आउटकम्स आप जानते हैं कि बेस किस पे हैं, भाषा पे और गणित पे। तो इन्हीं आउटकम्स पे जो है वो जो उसका असेसमेंट होगा वो होगा। और 4 से 8 का जो असेसमेंट होना है वो भाषा और गणित के इतर भी होना है, मतलब और भी विषय, क्योंकि वहाँ पर लर्निंग आउटकम LO काम करेगा। यहाँ पर निपुण आपका निपुण भारत मिशन काम कर रहा है, लेकिन वहाँ LO अभी चूंकि लर्निंग आउटकम पे का हमारा बात होगा, यानी कि और भी विषय इंक्लूडेड होंगे, यानी उनसे रिलेटेड भी प्रश्न होंगे। बच्चों को इस प्रकार से तैयारी कराएं। अब जो है हम बात करते हैं 4 से 8 तक के बच्चों को कि कैसे उनका मूल्यांकन होगा। देखिए 1 से 3 में थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूँ कि 9:30 बजे से परीक्षा है, उसके बाद कितने बजे ख़त्म हो रही है ये नहीं दिया गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि बच्चे का प्रपत्र आप भर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, उसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए उसका कोई बाउंडेशन नहीं किया गया है कि नहीं 9:30 से शुरू और 2 बजे ख़त्म। तो ऐसा उसमें नहीं दिख रहा है या आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें जो है जब शुरू हो रही है परीक्षा 12:30 से, तो इसमें जो है 12:30 से 2 का समय आपको दिख रहा है। तो 12:30 से 2 का जो समय है वो कैसे क्या होगा, तो देखिए 12:30 से 2 में जो आप वो करेंगे, जो 4 से 8 तक की परीक्षा है, इनमें एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा कि 12:30 से 8 में 12:30 से 2 में आपको जो है एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि 12:30 से 2 की परीक्षा में 10 मिनट आप बच्चे को OMR शीट भरने के लिए बताएंगे, निर्देश देंगे। 10 मिनट उसके लिए है। 1 घंटा बच्चा पूरी तरह से पेपर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। 1 घंटा उसको प्रश्न पत्र करने के लिए है कि वो अपने वहाँ पर ये है 4 से 8 तक के लिए बता दें कि प्रत्येक बच्चे के लिए 1 पेपर मिलेगा और सभी बच्चों को देना है। यहाँ पर ये पेपर शार्टेज वाली नहीं है, नंबर्स के अकॉर्डिंग पेपर अलॉटमेंट है और सभी बच्चों को OMR शीट है। वहाँ OMR शीट एक थी, लेकिन यहाँ हर बच्चे के लिए अलग अलग OMR शीट है, तो सबको OMR शीट मिलेगा। पेपर का जो सेट होगा वो 2 ही सेट हैं, या तो A है या B है। सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पेपर सेट की बात कर रहे हैं। ये B 2 ही सेट है, या तो उसको A मिल रहा है या तो B मिल रहा है। तो ये 2 सेट में पेपर मिल रहे हैं और पेपर सभी बच्चों को मिल रहे हैं। तो ये जो पेपर होंगे ये बच्चे स्वयं करेंगे, है ना, इनको अध्यापक नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ सामान्य सी प्रक्रिया है कि जो सामान्य चीज़ें हैं, जैसे बच्चे का यूनिक ID कोड भरना है, नहीं भर पा रहा है, तो आप यूनिक ID कोड बच्चे को भरने में हेल्प कर सकते हैं। मतलब इवन आपको जो है वो नहीं लिख पा रहा है तो आप लिख भी सकते हैं। और दूसरा है बच्चे का नाम, ये सब चेक कर ले, चूँकि अगर ये नहीं हो रहा है तो स्कैनिंग करने के बाद उसके रिजल्ट पे वो दिखेगा कि करने के बाद भी वो नहीं कर पा रहा है। तो ये उसका नाम देख लीजिए, उसका यूनिक ID, उसकी डेट और उसका जो है ग्रुप, ये सारी चीज़ों को आप पूरी तरह से देख लें कि हाँ वास्तव में ऐसा हो पा रहा है, कर पा रहा बच्चा कि नहीं कर पा रहा है। तो ये मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। उसके बाद में बाल पॉइंट पेन काली उसका यूज करना है, बच्चों को दे देंगे, वो बच्चे उसी से भरेंगे। गोला लगाने का प्रोसेस बता देंगे
1 घंटे बच्चे पेपर करेंगे, फिर आगे के जो 20 मिनट बच्चे 10 मिनट आपने इंस्ट्रक्शन में लगाए। और एक चीज़ और बता देना, बच्चों को जो एक नंबर्स होता है, जो स्टैंडर्ड नंबर है, स्टैंडर्ड डिजिट होती है, उन्हीं का प्रयोग करना है, अलग से कुछ नहीं। एक 7 बनता है, उसका 20 से काट दिया जाता है, वो गलत वो है, तो वो नहीं करना है, ये बता देना है आपको। जो एक वही डिजिट लेगी, तो स्टैंडर्ड डिजिट का यूज करेंगे कोई चीज़ भरने के लिए बच्चे। तो ये सब सारे निर्देश देने के बाद बच्चा 1 घंटा पेपर करेगा, फिर 20 मिनट जो है वो ओएमआर शीट भरेगा। ये 1.5 घंटे का पेपर, वो पूरे पेपर में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पूरे टाइमिंग का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें करने के कर लेगा। फिर जब ओएमआर शीट बच्चा आपके पास जमा करेगा, एक चीज़ और बता देना, ओएमआर शीट को फोल्ड नहीं करना है, ओएमआर शीट पे ऊपर नीचे कुछ लिखना नहीं है, इधर उधर कुछ करना नहीं है, मोड़ना नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा कि बच्चे कहीं पैर पर रख के तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसे करके तो नहीं लिख रहे हैं, और एक सही जगह पर लिख करके रखें। कहीं फोल्ड हो जाता है तब भी वो स्कैन करने में दिक्कत करेगा। तो आप इसको ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे बच्चे ना करें। तो ये ओएमआर शीट भरने का है, बच्चों में उचित डिस्टेंस बनी रहे। और अब ये आता है कि उपस्थिति का विशेष ध्यान इसलिए प्रयास आप कर लीजिए कि ये ऐसी स्थिति क्रिएट ना हो कि डीबीटी पे बच्चे जो है पूरी तरह से संतृप्त दिख रहे हैं, मतलब 100% डीबीटी के अकॉर्डिंग उनके जो निःशुल्क मिलने वाली चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसके बाद बच्चे की जब असेसमेंट हो रहा है तो बच्चा गायब हो रहा है। तो आप इसको भी ख्याल रखेंगे किस तरीके से वो हो, और शुचितापूर्ण परीक्षा हो, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि बच्चे, चूँकि नकल की स्थिति क्रिएट होती है तो पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे एक तरह से जा रहे हैं, तो ये भी एक लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। यद्यप हो सकता है कि ऐसा हो स्कूलों में, लेकिन लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ कैसे हो गया कि बच्चा जो है इस तरीके से वो कर रहा है, या बच्चा बहुत नीचे जा रहा है, तब भी ये चीज़ें देखी जाती कि इतना कैसे हो रहा है, इतना कुछ करने के बाद बच्चा क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है। तो दोनों स्थितियों में इसकी क्रॉस मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी। तो आप इस पे पूरी तरह से वो रहें कि हाँ कैसे वो करना है। ये चीज़ आप लोग पूरी तरह से वो कर लीजिएगा। ओएमआर शीट की मैंने बात कर ली, पेपर कोड की बात कर ली, यूनिक आईडी की बात कर ली, 9 डिजिट की जो यूनिक आईडी है। मेन ये है कि सरल ऐप सब लोग तब तक देख लें, है ना। और उसके बाद में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप इन सबको बिल्कुल टेंशन मुक्त हो करके, बिल्कुल वो हो करके आप लोग परीक्षा कराएं। बहुत से कोई परीक्षा वो नहीं है, आप लोग परीक्षा कराते आ रहे हैं, ये है ऑफलाइन कराए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन केवल फीडिंग करनी है। तो स्कैनिंग पे विशेष ध्यान रखें आप लोग कि जब स्कैन कर रहे हो तो स्कैन का एक तो ये है कि मोबाइल लैंडस्केप पे होगा, यानी कि बेड़ा मोबाइल करके आपको जो है उसको स्कैन करना है। और तो आप लोग जो है जैसे मान लीजिए 4 से 8 तक के बच्चों कर रहे हैं तो उसकी ओएमआर शीट जो है कई होंगी, मतलब हर बच्चे की अलग अलग होगी। तो एक साथ 8 बच्चों को आप ओएमआर शीट स्कैन कर लीजिए, फिर स्कैन करके वहाँ कर दीजिए, फिर स्कैन कर लीजिए, दूसरे की कर लीजिए, तीसरे कर लीजिए। इस तरीके से अधिकतम 8 बच्चों के आप स्कैन कर सकते हैं। और स्कैन करने के बाद आप 8 बच्चों की जो वो होगी उसको जा कर के फिर उस पर सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि 8 में 8 जो है पूरी तरह से सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई। ऐसा ना हो प्रोसेस करके डाल दें स्कैन करके, और ये भी देखना है कि उसको आपने सेव किया है या नहीं किया है। सुरक्षित होगा तभी दिखाएगा कि आपने 8 की या 4 की, तो आप उसको देख लें। तो आप उसको स्कैन कर लें, स्कैन करने के बाद सेव कर लें, कक्षा में मैच कर लें। बाद में उसका परिणाम भी दिखाता है कि बच्चे आपने जैसे आपने भरा, ये भी आप चेंज कर सकते हैं बाद में। मान लिया कक्षा एक के बच्चों ने ये फला बच्चा, इसकी यूनिक आईडी इतनी, वो पूरा दिखाएगा सूची में। तो ये उसकी यूनिक आईडी इतनी, बच्चे का नाम रोली, और वो जो है यूनिक आईडी ये, और उसने जो है 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं।
तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ओएमआर शीट में उसने तो 5 के दिए हैं, ये 3 क्यों दिखा रहा है। तो जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे ये गलती हो रही है, तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं, आप उसको करेक्शन भी कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पर ये गलत स्कैन हो गया है, ये यहाँ पे इसने सही जवाब दिया है। तो आप स्कैनिंग को भी वहाँ पर दुरुस्त कर लें, ये ना हो बाद में कुछ नहीं होगा, लॉक होने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप वहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप जाके उसके रिजल्ट को भी सही कर सकते हैं, मतलब अगर ओएमआर शीट से मैच नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती इतना लंबा। उसके बाद में आपको एक चीज़ बता दूं कि वो ओएमआर शीट को हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ओएमआर शीट को ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट जो होगी उसको जो है हमको सुरक्षित रखना है, यानी कि जो भरी हुई ओएमआर शीट होगी लिफाफे में पैक करके ये हमारा रिकॉर्ड रहेगा, और इसको रख के कोई आए मांग सकता है। तो ये ना तो जमा होना है, ना बीआरसी आना है, ना कहीं जाना है, ये आपके स्कूल में एज ए रिकॉर्ड सुरक्षित रखी जाएगी। तो ओएमआर शीट क्वेश्चन पेपर जो 4 से 8 तक के बच्चों के हैं वो बच्चों को आप दे सकते हैं, बच्चे अपने घर ले जा सकते हैं, मैच कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। 1 से 3 तक के बच्चों को क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पे कम क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर आप 1-2 बच्चों को दे देंगे तो बाकी बच्चे कहेंगे मुझे नहीं मिला और झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट होगी, तो उनको ना मत दीजिए, वो भी आप रख लीजिए। अगर आपके पास खाली ब्लैंक ओएमआर शीट बच जाती हैं तो उनको भी एक लिफाफे में करके सुरक्षित रख लीजिए, अगली जो हमारी नेट होगी उसमें वो काम आ जाएंगी। तो उन सीटों को भी सुरक्षित करके आप रख लें, ये नहीं है कि उनको भी बीआरसी पे वापस करना है। पर्यवेक्षक का दायित्व तो ये है, पर्यवेक्षक केंद्र व्यवस्थापक होगा, उसके निगरानी में ही वो परीक्षा संपन्न होगी। तो पर्यवेक्षक कोई ऐसा नहीं है, पर्यवेक्षक भी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, लेकिन शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो इसके लिए वो रहेगा, और उसको भी हेल्प करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सीट है और वो नहीं हो पा रही है या कोई टेक्निकल रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप स्कैनिंग में उसकी मदद कर सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं। तो आप लोग उसको भी जो पर्यवेक्षक होंगे कर लेंगे। और जब तक स्कैनिंग हो नहीं जाएगी 100%, तब तक पर्यवेक्षक विद्यालय नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक 100% स्कैनिंग नहीं हो जा रही, जितने बच्चों ने परीक्षा दिया, तब तक कोई भी पर्यवेक्षक विद्यालय नहीं छोड़ेगा। और अगर वहाँ पर नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आपको पहले से पता है कि पास वाले विद्यालय में जा कर के कर सकते हैं। पास वाले विद्यालय को ही कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि आप आकर के बीआरसी बैठ के करने लगिए, आप चले जाइए वहाँ बाराबंकी से स्कैन करना शुरू कर दीजिए सूरतगंज छोड़ करके। तो ये चीज़ें क्रिएट ना हो। बाकी जो कुछ भी है मैं आपको जैसे जैसे होगा वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।